नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। गोरखपुर के हेट स्पीच मामले में याचिका खारिज। अब मुख्यमंत्री योगी पर नहीं चलेगा केस। मेरठ दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पुलिस लाइन में नगर निगम के वाहनों का किया शुभारंभ। 76 गाड़ियों और 5 ट्रकों को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री योगी ने की विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने की केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात। सत्ता और संगठन को लेकर हुई चर्चा। राजनाथ ने पार्टी की मजबूती के लिए काम करने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के बस्ती में रफ्तार का कहर। सीएम योगी के ओएसडी की सड़क हादसे में मौत। मुंडेरवा थाना क्षेत्र में पेड़ से टकराई स्कॉर्पियो। मोतीलाल सिंह की पत्नी और ड्राइवर घायल। बरसात से गंगा और यमुना नदियां उफान पर। वाराणसी में डेंजर लेवल की ओर बढ़ी गंगा। 150 गांवों के लोग हुए प्रभावित, तो जालौन में कई गांवों और तहसीलों का संपर्क टूटा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ दौरे पर रहे, जहां मुख्यमंत्री पुलिस लाइन में उनकी अगवानी करने के लिए सांसद राजेंद्र अग्रवाल, विद्युत मंत्री सोमेंद्र तोमर, अन्य विधायक और जिलाधिकारी, नगर आयुक्त समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले पुलिस लाइन में नगर निगम की 76 डोर टू डोर कूड़ा गाड़ी, 5 कॉम्पैक्टर और एक सड़क सेविंग मशीन और स्प्रिंकलर मशीन का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमिश्नरी सभागार पहुंचे, जहां उनके साथ प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री नंदगोपाल नंदी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी के सामने कमिश्नरी सभागार में हर घर तिरंगा, गन्ना भुगतान समेत 15 योजनाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया। साथ ही मंडलीय समीक्षा बैठक में मंडल के 6 जिलों में हुए गन्ना भुगतान का ब्यौरा मुख्यमंत्री को बताया गया। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। यह मामला 2007 का है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 2017 में इस आधार पर मुकदमे की अनुमति देने से मना कर दिया था कि सबूत नाकाफी है। वहीं 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट भी राज्य सरकार के इस फैसले को सही ठहरा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनावी लोकतंत्र में असली ताकत मतदाताओं के पास होती है। वोटर ही पार्टियों और उम्मीदवारों का फैसला करते हैं। वहीं हेट स्पीच मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हुए केस की याचिका खारिज होने पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस सत्य की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों की आवाज उठाना समाजवादी पार्टी सरकार में गुनाह था। सुप्रीम कोर्ट का करारा तमाचा उस सोच पर भी है जो उसने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को मुकदमे में फंसाना चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने निशाना साधा। धर्म की राजनीति में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में चाहे कितने भी जातीय समीकरण साधने की कोशिश कर ले, चाहे किसी को भी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को जो दर्द, महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार के रूप में जो बीजेपी की सरकार में मिला है, आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज ये बात स्पष्ट हो गई कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिस तरह से पीड़ितों की आवाज उठाना एक गुनाह मान लिया गया था, योगी आदित्यनाथ जी उस समय जो पीड़ितों की आवाज उठाने का काम कर रहे थे, गोरखपुर के तत्कालीन सांसद थे,
उन पर मुकदमा दर्ज करके अपनी राजनीतिक मंशा के आधार पर जो परेशान करने का प्रयास किया था, आज सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मोहर उस पर लग गई कि अब इस मामले में मुकदमा चलाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आज उस जाहिलियत भरी जहनीत को भी एक करारा तमाचा है जो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को केवल मुकदमे के आधार पर फंसा करके उनको परेशान करने की मंशा रखते हैं। इधर उत्तर प्रदेश के नए भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने शुक्रवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह से मुलाकात की। यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान पार्टी से जुड़े सामान्य मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इधर हरदोई में सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठक और स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी को गुंडों और मवालियों की पार्टी बताते हुए कहा कि सपा ने अपने मूल चरित्र में बदलाव नहीं किया है, इसलिए जनता ने समाजवादी पार्टी को नकार दिया। दरअसल डिप्टी सीएम पाठक ने विकास भवन पहुंचकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसके बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार जो गरीब कल्याण की योजनाओं पर चर्चा की गई है, वहीं हरदोई जनपद पूरे प्रदेश में नंबर 1 जिला बने, इसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। देखिए, आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी बुरी तरह से डिरेल्ड है। कई चुनाव में हार चुके हैं। फ्रस्ट्रेटेड लोगों का समूह है। गुंडे, माफिया, मवाली, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा है। उनको प्रेशर देना। परसों आपने देखा वो दुर्दांत अपराधी को आजमगढ़ जेल में जाकर के मिले हैं। हमने कल ही कहा था कि अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करना समाजवादी पार्टी का मूल कार्य है। वो अपने डीएनए में परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, अपने मूल चरित्र में परिवर्तन नहीं ला रहे हैं। जनता ने उन्हें नकार दिया है। 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा, हम पूरे प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे और समाजवादी पार्टी को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। अब की बार उनको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता गुंडे, माफिया, मवाली लोगों को कभी स्वीकार नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ओएसडी मोतीलाल सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा बस्ती जिले के मुंडेरवा थाना क्षेत्र के NH 28 खजौला में हुआ। यह तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई। इस स्कॉर्पियो गाड़ी में मोतीलाल सिंह अपनी पत्नी के साथ सवार थे और गाड़ी ड्राइवर भी मौजूद था। नगर पंचायत मुंडेरा बाजार की चेयरमैन सुनीता गुप्ता की स्कॉर्पियो गाड़ी से पूर्व एसडीएम मोतीलाल सिंह लखनऊ जा रहे थे। इस भीषण सड़क हादसे में उनकी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल है, जहां उन्हें इलाज के लिए गोरखनाथ चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। किसी जानवर को बचाने के चक्कर में यह सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर स्थित शिविर कार्यालय में तैनात जन सामान्य निवारण अधिकारी मोतीलाल सिंह का कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ाया गया था। खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां देवबंद पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर अंडे पत्थर फेंकने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी गाड़ियों में अंडे और पत्थर लेकर लोगों के घरों और धार्मिक स्थलों पर गुलेल के जरिए फेंकते थे, ताकि हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर दंगा फसाद कराया जा सके। ऐसे में पुलिस ने अंडे की ट्रे, गुलेल और एक कार जब्त की है। साथ ही पुलिस गहनता से मामले की जांच में भी जुट गई है। देवबंद पुलिस ने देवबंद फ्लाईओवर से 4 युवकों को गिरफ्तार किया और इन युवकों के पास से अंडे की क्रेट और एक कार बरामद हुई है। और लगातार पिछले 2-3 दिनों से गोपनीय रूप से ये देवबंद पुलिस के पास सूचना थी कि इस तरह से कुछ युवक ओवरब्रिज के ऊपर से कुछ धर्मस्थलों पर और कुछ निवास स्थानों पर घरों पे अंडे फेंक रहे हैं और इस तरह की घटना की वजह से माहौल ख़राब हो सकता है, सांप्रदायिक माहौल ख़राब हो सकता है। तो उस सूचना पे त्वरित कार्रवाई करते हुए देवबंद पुलिस ने ट्रैप लगाकर इनको पकड़ा। इन 4 की गिरफ्तारी की गई है और उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इनको जेल भेजा जा रहा है। इधर संभल में सदर कोतवाली पुलिस ने वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है।
आपको बता दें, पुलिस ने 2 वाहन चोरों मुकर्रम और मन्नान को गिरफ्तार करते हुए अवैध हथियार और चोरी की 11 बाइक भी बरामद की। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है, जिसके बाद कई और वारदातों का खुलासा हो सकता है। कल श्रीमान एसपी चक्रेश मीर द्वारा बदमाशों के द्वारा धरपकड़ के लिए अभियान जारी था, जिसमें आज प्रभारी कोतवाली संभल द्वारा तथा उसकी टीम द्वारा अंतर्राज्यीय जनपद मोटरसाइकिल गैंग का खुलासा किया गया, जिसमें 2 अभियुक्त मन्नान और मुकर्रम गिरफ्तार किए गए, जिसमें उनकी निशानदेही पर 2 तमंचे तथा 11 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। अभी भी उनसे पूछताछ जारी है, कहां से मोटरसाइकिल लिंकअप है। अभी विधिक कार्रवाई की जाएगी। इधर शाहजहांपुर में मादक पदार्थ तस्करी करने वाले 3 तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। हालांकि इस दौरान 2 तस्कर पुलिस की सांठगांठ में बच गए। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान आरोपी से 350 ग्राम चरस बरामद की गई। जब्त चरस की कीमत करीब 70 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं इस प्रकरण में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हुए हैं। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जनपद शाहजहांपुर में थाना तिलहर को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। उनके द्वारा मुखबिर की सूचना पर रईस नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो ग्राम बरेचा का रहने वाला है। इसके कब्जे से 350 ग्राम चरस बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 70 लाख रुपए है। ये नेपाल से लाई जा रही बताई गई। इससे पूछताछ में बहुत से ऐसे तथ्य हैं जिन पर गहनता छानबीन की जा रही है। रईस के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत थाना तिलहर में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इधर संभल में गैंगरेप पीड़िता के आत्महत्या करने के मामले में डीआईजी शलभ माथुर ने कड़ा एक्शन लिया है। घटनास्थल पर पीड़ित परिवार के बयान लेने के बाद डीआईजी ने थाना प्रभारी अजीत सिंह को निलंबित कर दिया। इससे पहले जांच कर रहे दरोगा अनिल कुमार पर भी कार्रवाई की गई थी और निलंबित किया गया था। कार्रवाई में लापरवाही पाए जाने पर डीआईजी शलभ माथुर काफी नाराज दिखाई दिए और स्थानीय पुलिस को जमकर खरी खोटी सुनाई। कुड़ फतेहगढ़ के अटवा गांव में निरीक्षण के दौरान डीएम मनीष बंसल भी मौजूद रहे। अटवा जो गांव पड़ता है, जैसा आप पता होगा, एक गोलबाजी की घटना हुई है और इसके अंदर प्रथम दृष्टिया लापरवाही पाते हुए जो विवेचक थे उनको सस्पेंड किया गया था, क्योंकि इसके अंदर लास्ट मंथ 1 महीने पूर्व एक मुकदमा लिखा गया था जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई थी। इसके अंदर और कार्रवाई करते हुए जो थानाध्यक्ष हैं उनको भी सस्पेंड किया जा रहा है और बाकी वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त उपलब्ध कराई गई है और जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी उनको जो भी और प्रशासन की तरफ से जो भी सहयोग किया जा सकता है वो किया जाएगा और जल्दी से जल्दी हम लोग का प्रयास ये होगा कि 2 FIR इसमें पंजीकृत हुए हैं, इसके अंदर यथाशीघ्र हम लोग अपनी विवेचना पूरी करें। इधर बस्ती में जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कहा कि बैंक में मात्र 23 कर्मचारी हैं, जबकि शाखाओं की संख्या 19 है। ऐसे में शाखा सप्ताह में महज 2 दिन खोली जा रही है और इसे लेकर ग्राहकों से कई बार बहस भी हो जाती है। उन्होंने कहा कि कई बार ग्राहक उपद्रव करने पर उतारू हो जाते हैं, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा बना रहता है। इस मौके पर कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉय यूनियन बस्ती के मंत्री विक्रम सिंह प्रताप सिंह, अध्यक्ष रविंद्र यादव, बैंक कर्मी रत्नेश पाल, अमित प्रबोध, रवि प्रकाश सिंह, संजय सिंह और मंजूलता संदीप कुमार भी मौजूद रहे। साल 2022 से दिया गया था। कुछ हमारी मांगें थी आयुक्त एवं निबंधक सहकारी समितियाँ उत्तर प्रदेश से, उनको काली पट्टी बांध करके 3 दिन से धरना का प्रोग्राम था। इन सब बातों पर आयुक्त महोदय द्वारा कोई रिस्पांस नहीं किया गया, जिसके क्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन द्वारा जिलाधिकारी महोदय बस्ती द्वारा तो पूरे प्रदेश में दिया जा रहा है। सभी जिले से जाएगा यह ज्ञापन। अकाउंट किया गया प्रोग्राम उस हिसाब से आज हम लोग की मांगे हैं। पिछले 16 साल 17 साल से वेतन रिवीजन नहीं हुआ है, जिसके क्रम में लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आयुक्त महोदय द्वारा उस पर कोई
ध्यान नहीं दिया। देश के मिर्जापुर में गंगा नदी का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। कोन विकासखंड के मल्लेपुर गांव में घरों में पानी घुसने के बाद लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। साथ ही स्थानीय लोग पशुधन को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के जतन कर रहे हैं। मिर्जापुर में गंगा का जलस्तर 77 मीटर दर्ज किया गया है, जबकि खतरे के निशान को 76.72 मीटर तक माना जाता है। मध्य प्रदेश के बांधों से छोड़े गए पानी के बाद इलाके में नदी का जलस्तर और बढ़ गया और प्रशासन के साथ बाढ़ राहत दल भी सतर्क है। फिलहाल प्रशासन ने सदर और चुनार तहसील के गंगा किनारे बसे गांव में स्थापित 37 बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा है और गांव में फंसे लोगों को निकालने के लिए नाव की व्यवस्था की जा रही है। भैया गोरू बछरू कुल अंतर ले जाए बहन और हमने घर में से सामान निकाला था। कहाँ पानी आई भाई? ये पानी मल्लेपुर में। मल्लेपुर क्या समस्या हो रही है? इधर बाढ़ आ गया, परेशानी बहुत हो गया है और उसके बाद सब जानवर लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे पहाड़ से। रिश्तेदार पे छोड़ने के लिए गांव में पानी आ गया है और क्या कठिनाई आ रही है गाँव में? गांव में पानी आ गई है। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि जिला प्रशासन लगातार इस स्थिति पर बिल्कुल हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। दोनों तहसीलें जो हमारी फ्लड प्रोन एरिया हमारे होते हैं, चुनार और सदर के, दोनों तहसीलों के एसडीएम, तहसीलदार और पूरी उनकी टीम, सभी बाढ़ चौकियाँ सब। वाराणसी में वार्निंग पॉइंट को पार कर चुकी गंगा अब डेंजर लेवल की ओर बढ़ रही है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा अपने वार्निंग पॉइंट यानी 70.26 मीटर से 68 सेंटीमीटर ऊपर यानी 70.96 मीटर पर बह रही है। गंगा का यह जलस्तर डेंजर लेवल यानी 71.26 मीटर से मात्र 32 सेंटीमीटर ही कम है। गंगा का जलस्तर प्रति घंटे 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। वहीं गंगा में आई बाढ़ के चलते वरुणा नदी भी उफनाई हुई है और उसके दोनों किनारों पर रहने वाले लोग सुरक्षित स्थानों की ओर रुख कर लिया है। इस तरह से गंगा और वरुणा की बाढ़ से 20 से ज्यादा कॉलोनियों और 150 गांवों के लोग प्रभावित हुए हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमिश्नर दीपक अग्रवाल को फोन कर वाराणसी के बाढ़ प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने के लिए कहा है। समीक्षा एक बार हम लोग देखें कितना नुकसान है, कितना हानि है। देश के प्रधानमंत्री चिंतित हैं और काशी के क्षेत्र के वो जब से यह सूचना उनको मिली चिंतित, क्योंकि उनको गरीबी का एहसास है, गरीबी क्या होती है उन्होंने देखा है। इसलिए बाढ़ राहत सामग्री जो बाढ़ आई है, लोग किसी को तकलीफ हो, दुख हो, इसकी हम लोग चिंता कर रहे हैं। अभी हम लोग किए हैं, बाकी यहाँ कैंप है, बाकी जो उनको ज़्यादा कठिनाई है उनको कैंप में रखा जा रहा है, उनकी भोजन सब सुविधाएँ हैं सभी प्रकार की, और घर में इनको राहत सामग्री पर्याप्त दिया जा रहा है। इधर जालौन में मूसलाधार बारिश के बाद यमुना नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। यमुना नदी खतरे के निशान 108 मीटर से 2 मीटर ऊपर बह रही है। इस कारण कालपी और जालौन तहसील में कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है। इधर बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन बाढ़ राहत चौकियों को सतर्क कर दिया गया है। साथ ही निचले इलाकों के गांव में प्रशासन ने कैंप लगाया है। बता दें, कोटा बैराज से चंबल नदी में कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इस कारण चंबल के साथ यमुना नदी के जल स्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जालौन के कुठैंद और कालपी तहसील में यमुना ने खतरे के निशान को पार कर दिया है। वहीं यमुना में तेजी से बढ़ रहे जल स्तर के कारण किसानों की नदी किनारे लगी हुई फसल खराब हो गई। वहीं प्रशासन ने लेखपाल और राजस्व अधिकारियों को किसानों की फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए भेजा है। इस बीच जिलाधिकारी चांदनी सिंह ने कालपी तहसील के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और बाढ़ चौकियों का निरीक्षण किया। जालौन जनपद में अभी यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा है। यहाँ धौलपुर की तरफ से जो पानी छोड़ा गया है उससे अभी स्थिति ऐसी है कि खतरे के निशान पर जलस्तर पहुँच चुका है। वहाँ पे निरीक्षण किया गया है तो कुछ गांव का रास्ता भी अवरुद्ध हो गया है। तो अभी यहाँ पे सारी व्यवस्था जैसे कि बाढ़ चौकी है, राहत शिविर जहाँ भी लगते हैं उन जगहों को तैयार कराना, ड्यूटीज़ डिप्लॉय करना और राहत सामग्री को अरेंज करना, ये सभी व्यवस्था पूरी की जा चुकी है। और सभी लोगों से वहाँ पे अपील है, ख़ास तौर से युवकों से, कि जहाँ जहाँ पे पानी का स्तर अब बढ़ गया है वहाँ पे किसी प्रकार की पिकनिक या मनोरंजन के लिए नाव से ना जाएं। भले ही आपको तैरना भी आता हो, पर फिर भी कभी बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें पानी में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो दिखाई नहीं देती हैं प्रत्यक्ष, उनसे टकरा के चोट पहुंच सकती है और फिर डूबने का खतरा होता है। तो सभी से अनुरोध रहेगा कि सेल्फी
लेने के चक्कर में नाव से जहाँ पे बहाव ज़्यादा है और जलस्तर बढ़ चुका है वहाँ पे ना जाए और सब सुरक्षित तरीके से ही जहाँ जहाँ ऊंचाई के स्थल हैं वहीं पे रहें। इधर सीतापुर में बेरोजगारों के हितों के लिए रक्षा को लेकर राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच का गठन किया गया है। जिला अध्यक्ष एसके तूफानी ने संगठन को विस्तार देते हुए पदाधिकारियों की बैठक बुलाई और मीडिया प्रभारी मंगेश वर्मा की नियुक्ति की। नियुक्ति के बाद वर्मा ने कहा कि वे संगठन की ओर से दिए गए कार्यों का पूरी निष्ठा के साथ पालन करेंगे और बेरोजगारों की आवाज बनेंगे। इधर नोएडा के सेक्टर 80 में एक गद्दे की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते इस आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यह फैक्ट्री फेज 2 के A10 में कविता वियर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। यहाँ गद्दा बनाने का काम किया जाता है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। वहीं इस आग में लाखों के नुकसान की संभावना भी जताई जा रही है। इधर लखनऊ में एक अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड्स की ओर से मरीज के परिजनों की पिटाई का वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि रसूखदार अस्पताल के गार्ड्स और कर्मचारी बेरहमी के साथ मरीज के परिजनों की पिटाई कर रहे हैं और इन्हें स्थानीय पुलिस या प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। यह घटना एरा मेडिकल कॉलेज की बताई जा रही है, जहां पहले सफाई कर्मी महिला ने परिजनों के साथ बदसलूकी की, फिर सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर उनकी बेरहमी से पिटाई करवाई। पिटाई में गंभीर घायल युवक का एरा मेडिकल कॉलेज में इलाज किया गया और उसके परिजनों से इलाज के नाम पर 800 रुपए भी वसूले गए, जिसके बाद युवक को घर भेज दिया गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भी मामले को रफा दफा करने में अहम भूमिका निभाई और पीड़ित को धमकाकर घर के लिए रवाना कर दिया। आपको बता दें, अस्पताल के सामने ही आम्रपाली पुलिस चौकी स्थित है, लेकिन रात करीब 9 से 10 बजे के बीच हुई इस घटना को लेकर पुलिस को किसी तरह की जानकारी भी नहीं है। फिलहाल अब प्रशासन और पुलिस मामले को दबाने में जुटा हुआ है और पीड़ित न्याय की आस में घायल होकर घर बैठा हुआ है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।